नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल के बीच होने जा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने इसी साल 27 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में अपनी सीट से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से यह सीट खाली थी, लेकिन अब आने वाले उपचुनाव में यह सीट तीनों दलों के लिए नाक और साख दोनों का सवाल बन चुकी है। सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के लिए यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चुनाव में अगर जीत मिलती है तो प्रदेश में यह संदेश भी जाएगा कि किसान आंदोलन का प्रदेश में उतना प्रभाव नहीं है जितना विपक्ष की ओर से बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी जेजेपी गठबंधन का कहना है कि वह विकास के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि किसी भी सूरत में इलाहाबाद और जीत लिया जाए। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो हम कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए रहेगी, क्योंकि सिरसा जिला इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है और इलाहाबाद सीट पर पार्टी का लंबे समय से दबदबा रहा है। ऐसे में पार्टी को किसी भी सूरत में फिर से यहां यह सीट बचाए रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि 2019 में इनेलो के एकमात्र विधायक यहीं से चुने गए थे और जिन किसानों के हक में उन्होंने इस्तीफा दिया था उसी आंदोलन में शामिल रहे एक किसान नेता ने यहां चुनावी ताल ठोक दी है। आज चर्चा इसी विषय को लेकर रहेगी कि इलाहाबाद उपचुनाव के साख और नाक की इस लड़ाई में क्या कुछ मुद्दे भी हावी रहेंगे और किन मुद्दों के साथ पार्टियां यहां मैदान में उतरेंगी। जी, बात मुद्दों की करेंगे। विधु रावल साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से, सुखवंत जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। पवन, इलाहाबाद को अच्छे से समझते हैं आप, कितनी जोरदार रहने वाली है यह टक्कर इस बार? बिल्कुल, देखिए जो प्रत्याशी सामने आए हैं उसके बाद जो है वो तस्वीर लगभग ये साफ हो चुकी है कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल है मैदान में, अभय सिंह चौटाला प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा मैदान में है, कांग्रेस से पवन बेनीवाल जो है वो मैदान में उतरे हैं। पवन बेनीवाल पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, ये उनका तीसरा चुनाव है। पहले बीजेपी की टिकट पर 2 चुनाव लड़े हैं, तीसरा चुनाव पार्टी बदलकर कांग्रेस की टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आएगा। आगे आगे जब चुनाव प्रचार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो है वो जो दावे वायदे किए जाएंगे उसके आधार पर माहौल जो है वो बनता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन जो ये चुनौती है, ये जैसा हमने बताया कि सभी जो दल है उनके लिए चुनौती है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए अपने गढ़ को बरकरार रखने की, इतिहास को दोहराने की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन की सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन सरकार के 2 साल का जो कार्यकाल है उससे पहले पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार के लिए एक परीक्षा की घड़ी है कि 2 साल में जनता का कितना भरोसा आप जीत पाए हैं। आप जो किसान हित की बात करते हैं, किसानों के हित में लिए गए फैसलों की बात करते हैं, उस पर जनता कितनी मोहर लगाती है। और कांग्रेस जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन का सरकार को विफल बताती है, इंडियन नेशनल लोकदल के इस्तीफे को एक पार्टी की वापसी करने के लिए लिया गया फैसला बताती है, तो कांग्रेस क्या जो है वो वहां पर अपना परचम लहरा पाएगी? कांग्रेस क्या वहां पर अपनी जो है वो सीट जो है वो कांग्रेस अपने खाते में क्या लेकर जा पाएगी? तो चुनौती है, निश्चित तौर पर साख का भी सवाल है और जो है वो देखना होगा कि जनता इलाहाबाद की जो है वो 30 अक्टूबर को जब अपना वोट डालेगी तो क्या फैसला करेगी। 2 तारीख के नतीजे के रूप में कहां पर किसके पक्ष में नतीजे जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है गठबंधन सरकार के लिए भी, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। जी विधु रावल साहब, बड़ी चुनौती है क्योंकि ग्रामीण हल्का है इलाहाबाद, पूरी तरह से ग्रामीण हल्का है, करीब 70 के आसपास गांव आते हैं और एक भरोसा पिछले जो 1 साल से आंदोलन चल रहा है और जिसके समर्थन में यह इस्तीफा दिया गया था और उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पे आपको यह जताना बताना पड़ेगा कि आप लोग किसानों के हक में फैसले लेने वाले लोग हैं और भले ही इंडियन नेशनल लोकदल ने इस्तीफा दिया है लेकिन किसानों के हक में आप लोग काम कर रहे हैं।
ये तो एक मुश्किल टास्क होने जा रहा है। आप लोगों को विश्वास भरोसा दिलवाना पड़ेगा लोगों को। और क्या मुद्दे रह सकते हैं किसानों के अलावा आपके पास? क्या आपके तर्कस में और कौन से तीर हैं? देखिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता, इलाहाबाद की जनता अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है और किसान के हित में हमने जो निर्णय लिए हैं वो ऐतिहासिक हैं। वो ऐसा कभी भी किसान के हित में कभी काम हुआ ही नहीं। लोग किसान का नाम लेकर केवल राजनीति करते रहे, लेकिन किसान को उसमें से कुछ नहीं मिला। दूसरा, आपने तरकश में तीर की बात कही, तो तरकश में तीर इस बार इलाहाबाद की जनता के पास है। इलाहाबाद की जनता बड़ी तैयारी के साथ इंतजार कर रही है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने इलाहाबाद की जनता को ठेंगा दिखाकर उनके साथ विश्वासघात करके उनका विश्वास तोड़कर उनको बिल्कुल नेग्लिजेंट समझकर इस्तीफा देकर जो भाग गए थे। और अब जो है, अब बिना कारण जहां पर गए थे, दुविधा में दऊ गए माया मिली ना राम, वहां जहां गए थे वहां पर भी इनका खूब अपमान हुआ। इस्तीफा देकर गए थे, जिन मंचों पर गए थे उन मंचों पर इनका निरंतर अपमान हुआ। वहां पर जोर जोर से पूछा गया कौन चौटाला। वहां पर जब ये माइक के लिए तरसते रहे और इनको माइक तक भी नसीब नहीं हुआ, तो उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात है। लेकिन इलाहाबाद की जनता ने भी इनका चरित्र देख लिया। जिन लोगों ने 5 साल के लिए इन लोगों को चुना था, नहीं, सवाल तो ये है ना कि जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं उसमें तो आज आपके कैंडिडेट ने जब नॉमिनेशन भरा था वहां भी आपका विरोध हो रहा था बाहर। नहीं, विरोध वही भरोसा तो मैं पूछ रहा हूँ ना, वही भरोसा तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप वापस लेके आएंगे, कैसे आप दिलवा पाएंगे इलाहाबाद के लोगों को? प्रदीप जी, प्रदेश के लोगों को पूरा भरोसा है, देश के लोगों को पूरा भरोसा है। और इलाहाबाद के लोगों ने देखा है किस प्रकार पूरे हरियाणा के अंदर हमने विकास की बयान चलाई है। विकास की प्रदेश के लोगों को पूरा भरोसा है, देश के लोगों को पूरा भरोसा है कि किसानों के हक में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन। फिर आपने तो इस्तीफा देके खामखा दोबारा चुनाव करवा दिए साहब। प्रदीप दवास भाई, आपको भी नमस्कार और सब साथियों को नमस्कार जी। सबसे पहले तो इस देश और प्रदेश की जनता को जो भरोसा है और जो किसान सड़कों पर बैठा है और बीजेपी की जो किसान हितैषी नीतियां हैं, उसी की वजह से लोग जूते लेकर के इनके नेताओं, बीजेपी और जेजेपी नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। अब ये तो भरोसा है। अब विजय रावल जी किस बात के भरोसे की बात करते मैं नहीं जानता। अब दूसरी बात पे आता हूं। मैं इनको पहले भी हरियाणा न्यूज के एक डिबेट में विजय रावल जी को जवाब दे चुका हूं कि जहां तक इलाहाबाद की जनता की जिन्होंने बात की है, इलाहाबाद की जनता के लिए इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता कि उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि पद की अपेक्षा उनकी समस्याओं को सर्वोपरि रखता है। किसान की समस्याओं के लिए एकमात्र जनप्रतिनिधि पूरे देश में जिन्होंने इस्तीफा दिया। और अब दोबारा ये बात करते हैं कि दोबारा उनको चुनने की क्या आवश्यकता है कि अभी तो वो काम चला हुआ है एजिटेशन। विजय रावल जी को या बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को इस बात से शतांश शर्म नहीं आती कि वो किसान आंदोलन इतना लंबा क्यों चला। किसान आंदोलन प्रदीप भाई इस वजह से चला कि सिर्फ इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार हदधर्मिता पे आई हुई। किसानों की समस्याओं को 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती। इसकी वजह से आज के दिन ये चला हुआ है। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला को वापस जाने की विधानसभा में क्यों आ सकते हैं, इसका जवाब देता हूं मैं। हमने देखा कि कांग्रेस 31 विधायकों के बावजूद भी विधानसभा में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेले देते थे। और प्रदीप दवास भाई, मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब प्रदेश के किसानों के पास, देश के किसानों के पास, इलाहाबाद की जनता के पास जब बैटिंग की आवश्यकता है, सचिन तेंदुलकर मौजूद है, तो वेंकटपति राजू को क्यों भेजा जाए। विधानसभा में जब अच्छी परफॉर्मेंस हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला की देखी है तो उन्होंने इस्तीफा दिया कि 26 जनवरी के बाद जो किसानों का आंदोलन जो एक धीमा पड़ चुका था उसको मजबूती देने के लिए, उसको मानसिक संबल देने के लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इलाहाबाद की जनता के माध्यम से मैं आनंद बियानी साहब को पहले चर्चा में शामिल कर लेता हूं, उसके बाद बियानी साहब, जिस वक्त गोविंद कांडा साहब का नाम आया था उस वक्त आपकी तरफ से भी और तमाम उन लोगों की तरफ से जो राजनीति के थोड़े बहुत जानकार हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि गठबंधन 2-2 पार्टियों का है, फिर भी बाहर से कैंडिडेट ला के ज्वाइन करवा के और फिर मैदान में उतारा जा रहा है क्योंकि ये लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं। आपके साथ भी तो वही हुआ, बाहर से कैंडिडेट आया है और पार्टी ज्वाइन की है और ज्वाइन करते ही टिकट हासिल हो गई। प्रदीप जी, ये बिल्कुल सच्चाई है जी कि बीजेपी वालों के पास कोई कैंडिडेट था ही नहीं।
नहीं, आपकी भी तो वही हालत है ना। पहले वो जेजेपी मैं मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद को बात नहीं। और इसीलिए पहले तो जेजेपी पे ठोक रहे थे आप कैंडिडेट करो। जब देखा कि एक नया कैंडिडेट आ रहा है अलोपो पार्टी का उप प्रधान होते हुए और बीजेपी ज्वाइन की, तो सबसे पहली सेंध जो लगी वो अलोपो पार्टी को लगी, गोपाल कांडा को लगी। इसका मतलब पार्टी बिखर रही है गोपाल कांडा की। और जब तक बीजेपी की बात करूं, आज जो गोविंद कांडा जी ये कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, ये कांग्रेस की बात से विरोध हुआ, ये पहले दिन ही रिजल्ट आ गया कि इनकी तो जमानतें जब्त है। ये बिल्कुल क्लियर मान के चलना, जमानत जब्त ही रहेगी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र है, मैक्सिमम किसानी क्षेत्र है, 80% से ऊपर यहाँ किसानी क्षेत्र है। तो 190 बूथों में 166 बूथ ग्रामीण है और 1 क्षेत्र, तो ग्रामीणों के वोट इसमें ज्यादा। ग्रामीणों ने बात कैंडिडेट की है ना, सवाल तो कैंडिडेट को लेके, बयानी साहब सवाल तो कैंडिडेट को लेके है, मुद्दे और क्या क्या कुछ रहने वाला है, चुनौतियां, उसको लेके बात करेंगे। दूसरी बात प्रदीप जी, दूसरा कैंडिडेट में बात बता दूं जी, पवन बेनीवाल ने बीजेपी इसलिए छोड़ी कि किसानों के हक में छोड़ी है। बीजेपी इसलिए छोड़ी कि उन्होंने 3 काले कानून वापस नहीं लिए। इन सब बातों को देखते हमने पवन बेनीवाल को कैंडिडेट उतारा है। नहीं, आपकी पार्टी में भी तो किसानों के हक में बोलने वाले लोग हैं या नहीं है? सर, बीजेपी के पिछले बार वोट नहीं थे, वो पवन बेनीवाल के वोट थे। अब पवन बेनीवाल प्लस कांग्रेस जब हो जाएगी तो आप ये देखना कि ये चुनाव 150% कांग्रेस जीतेगी। और जब तक मैं विकास की बात करूं, इलाहाबाद की 11 बार INLD के वहां पे विधायक रहे और वहां पर खास करके सेम ग्रस्त एरिया है, शुरू से सेम की समस्या है। सेम की समस्या के लिए INLD ने वहां पे कुछ नहीं किया, ना कोई बड़ा कॉलेज बनाया, ना कोई बड़ा स्कूल वहां पे बनाया, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया। कांग्रेस के केवल 3 बार विधायक रहे और तीनों बार पे चोपटा के एरिया में सेम का नाला तैयार किया, वहां पे महिला कॉलेज बनाया, वहां पे नई न्यायपालिका बनाई, वहां पे नया बस अड्डा बनाया, सड़कों का जाल बनाया। ये सभी बातें कांग्रेस राज में हुआ, ना बीजेपी के 7 साल बने हुए। 7 साल के अंदर ये रावत जी एक बात गिना दे कि हमने वहां पे इस एरिया में ये विकास। मैं पवन जी से एक सवाल लेता हूं, फिर विदु रावल साहब के पास जाऊंगा। पवन जी, दोनों पार्टियों ने नए चेहरों पे दाव लगाया है, आपको लग रहा है कि ये जितने सेम की समस्या या विकास का मुद्दा, ये सारे मुद्दे या किसानों के मुद्दे काम करेंगे? इस समय ऐसा नहीं लग रहा जैसे इलेक्शन अब चेहरों पे और नेताओं के नाम पे आगे खड़ा हो गया और पार्टियों की साख पे आगे खड़ा हो गया है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, 2 दलों का गठबंधन होने के बावजूद दोनों के पास कोई नेता नहीं। तीसरी पार्टी के एक नेता को पार्टी ज्वाइन करवाई जाती है, चुनाव समिति की बैठक हो रही है, उसी दौरान सिरसा में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और 7 अक्टूबर को उनको जो है वो टिकट थमा दी जाती है। दूसरी तरफ पवन बेनीवाल जो 2 चुनाव बीजेपी के टिकट पर हार चुके हैं और कुछ दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, उनको कांग्रेस टिकट थमा देती है। जबकि उनके अलावा अगर दूसरे उनके जो पुराने प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2 चुनाव वहां से लड़े हैं और जब एलनाबाद से पहले दड़बा विधानसभा क्षेत्र होता था तो विधायक रहे थे भरत सिंह बेनीवाल, उनकी टिकट काटी गई। पवन बेनीवाल जो कुछ दिन पहले कांग्रेस से में शामिल हुए, उनको टिकट दे दी गई। आप ये समझिए कि अगर पार्टी अपने पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा करती तो पवन बेनीवाल को पार्टी छोड़ने की नौबत ना आती और भरत सिंह बेनीवाल जो जिनकी टिकट कटी है, कांग्रेस उन पर दाव लगाती। अभय सिंह चौटाला पहले से वहां से विधायक 3 बार रहे हैं, उनको पार्टी ने फिर मौका देकर उन्हीं को मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये तय है कि वहां पर डेवलपमेंट के मुद्दे पर सरकार प्रयास करेगी कि लोग जो हैं वो विकास में भागीदार बने। विपक्ष में रहने से बेहतर है कि लोग सरकार के साथ चले। वो जनता को तय करना है। 30 तारीख को जब वोट करेंगे, 2 तारीख को जब डेवलपमेंट के नाम पे तो हम पूछ रहे थे ना विदु रावल साहब से, क्या कुछ ऐसा कर दिया है जो लेके लोगों के बीच में जाएंगे? क्या कुछ डेवलपमेंट के नाम पे ऐसा किया है जिससे लोगों को आप बता सके कि कम से कम आपके साथ आए? इस बार तो आए, उपचुनाव में तो आए। उपचुनाव तो वैसे भी सरकार का माना जाता है विदु रावल साहब। जी 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 प्रदीप जी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उनके नेता अभय सिंह चौटाला ये कहकर गए थे और बकायदा शपथ लेकर गए थे कि जब तक ये कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं करवाएंगे तब तक विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। अब वो कानून वहीं के वहीं पर हैं, आंदोलन वहीं का वहीं पर है, अब किस मुंह से वो आ गए और वो अपना शपथ तोड़ दी? दूसरा,
इलाहाबाद की जनता के सामने वो बार बार जाते रहे हैं और उन्होंने चुनाव जीता है। इलाहाबाद की जनता के जो जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको छोड़कर वो खुद एक नेता बनने की कवायद में, अपनी राजनीति चमकाने की कवायद में गए थे, लेकिन अब जब वापिस आए हैं तो जनता को सब स्पष्ट तौर पर नहीं, पता है आपने क्या कि तोहफा ये दे दिया ये इलाहाबाद व्यक्ति- को? जो मैं जो बता आप रहा हूं, विकास के मैं मुद्दे के बता रहा साथ हूं। जाएंगे तो वो विकास कौन सा जो आपने करवाया है इलाहाबाद में, वो भी? प्रदीप जी, इलाहाबाद की जनता ने अब तक हमें अवसर नहीं दिया था। अब इलाहाबाद की जनता पूरा मन बनाकर, मैं 2 दिन वहां पर दौरे पर था, मैंने देखा कि किस प्रकार से लोगों की आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? वो इसलिए जाने वाली है कि बारंबार उनको धोखे का सामना करना पड़ा है, उनको छला गया। दो बार पिछले कुछ समय में 2 बार प्रदीप जी, मैं ये सेंटेंस पूरा करूं। सुखवंत जी, 2 बार विश्वासघात और धोखे शब्द का इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखो प्रदीप भाई, पहली बात तो विद्युत रावल जी ने जो सवाल आपने पूछा था उसका सवाल का जवाब नहीं दिया, और एक बात इन्होंने बिल्कुल साफ स्वीकार की है, और जिसको माननीय खट्टर साहब कहते हैं कि हम लोग क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते, उस बात को विद्युत रावल जी ने उलट साबित किया है। इन्होंने कहा कि हम इलाहाबाद की जनता ने हमें मौका नहीं दिया था, इसलिए हमने कोई विकास नहीं किया। ये इनकी सोच देखिए। और मुख्यमंत्री जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा सुखवंत जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपने मौका नहीं दिया नहीं तो विकास वहाँ पे नहीं। भाई साहब, ऐसा है, मैं आपको बारंबार मौका मिलता रहा, लेकिन आपकी सरकारें रही, आपका मुख्यमंत्री रहा, इलाहाबाद फिर भी पिछड़ा हुआ है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आपने इलाहाबाद की जनता को धोखा दिया? हमें अब अवसर मिलने वाला है। धोखे पे जवाब ले लेते आएंगे आपके पास विद्युत रावल साहब। हाँ, मैं प्रदीप भाई कंप्लीट करूं अपनी बात जी। तो ये साफ इन्होंने कह दिया। दूसरी बात, अब धोखे की जो इन्होंने कहा, जिस बात पे धोखा कह रहे हैं वो इन्होंने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था कि जब तक ये नहीं हो। विद्युत रावल जी, हमने इस्तीफा इसलिए दिया था कि उस वक्त जो 26 जनवरी के बाद के जो हालात थे, और क्योंकि हमने 1 जनवरी के आसपास ही तय कर दिया था कि 26 जनवरी तक अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, उसको मानसिक संबल देने के लिए, उसकी हर प्रकार की समाधान हो गया क्या? हम अपना इस्तीफा समाधान हो गया? जवाब दे रहा हूँ। अगर आप बीच में ना बोले तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा कंप्लीट सुन ले अगर आपने पेशेंस है तो। अब प्रदीप भाई, हमने ये देखा बीच में कि कांग्रेस एक लड़ाई किसान की सड़क पे बनती है, एक उसकी मानसिक रूप से बनती है, एक उसकी विधानसभा में और दूसरे मंचों पे बनती है। हमने ये देखा कि कांग्रेस के जो 31 एमएलए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ होते हुए भी उस प्रकार से विधानसभा में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला की अनुपस्थिति में जो विधानसभा के सत्र आए, उसमें हमने देखा वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, और हमने वहां पे जाकर के किसानों की लड़ाई एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया समर्थन में, और आप लोग 31 होते हुए भी किसानों की, आंदोलनकारियों की लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनकी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, और यही वजह है कि इलाहाबाद को दोबारा चुनाव में जाना पड़ रहा है, उपचुनाव में जाना पड़ रहा है। आप एक सेम की समस्या को लेके बैठे, यहाँ तो आपके ऊपर ही ये आरोप लग रहा है कि आप जब आवाज ही नहीं उठा सकते किसानों की, तो आपको किसानों के बीच में जाने का हक क्या है? प्रदीप जी, जो दुम उठा के भाग गए वो इस तरह की बातें नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने संसद में अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए, हमने अभय सिंह चौटाला जी से बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप इसमें वोट डाल के फिर से त्याग पत्र देते रहना, पहले देने की क्या जरूरत है? बीजेपी से मिली भक्ति थी, ये बीजेपी की बी टीम है, और इन्होंने वोट डालने की बजाय त्याग पत्र उसकी समझा, क्योंकि बीजेपी का दबाव था इनको। तो आप ये देखें भी हम तो किसानों, सुखन जी एक मिनट प्लीज, हम तो किसानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं, और आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं। उनकी लड़ाई में बिल्कुल हम ये डिक्लेयर भी करते हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी हम ये तीनों काले कानून निरस्त करेंगे। दूसरी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता रावत जी ने अभी कही कि आज तक हमें मौका नहीं दिया इलाहाबाद के लोगों को, इसका मतलब मुख्यमंत्री जो बात कहती है ये सबका साथ सबका विकास, ये बात मतलब आपको मौका नहीं मिला, इसीलिए 7 सालों के अंदर आपने वहां पर एक विकास नहीं किया। और मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं, गलत बीजेपी इलाहाबाद को अछूता समझती है,
और जब तक कांडा जी आज जिस प्रकार से कहते हैं कि मैं विकास के मुद्दे लेकर आऊंगा, अरे कांडा जी, गोपाल कांडा जी सिरसा से विधायक हैं और बीजेपी को लगातार वो सूचित कर रहे हैं उन्होंने कितना विकास वो इलाहाबाद की जनता समझदार है। इलाहाबाद की जनता इस बात जो है आज तो आईए में इसको वोट देगी और बीजेपी की जवाब जब टकराएगी तो 150% कांग्रेस का भारी बहुमत से जीत कर आएगा। कहाँ की बातें करते हैं, ये बीजेपी का ही रहने के प्रवक्ता नहीं लगेगा और कल आपको पता लग गया जब नॉमिनेशन भरने जाएंगे। आज भी नॉमिनेशन देखा है, कल हम नॉमिनेशन भरने जाएंगे तो आपके सामने होगा कि इलाहाबाद की जनता हमारे आज सत्ता से जब भरने गए तो सत्ता के लोग चाहते थे इलाहाबाद के सवाल अधूरा रह गया था विधु राहुल साहब से। मैं विधु राहुल साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी मैं एक बार रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, छोटा सा एक बार रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों के प्रवक्ताओं में यह लड़ाई है कि कौन भाजपा की बी टीम है या सी टीम है। यही लड़ाई इनकी तीसरे और चौथे नंबर की है। मेरा तो इतना छोटा सा कहना है कि हर जनप्रतिनिधि ने अपने अपने क्षेत्र में खड़े होकर अपने क्षेत्र का विकास किया है। अगर इनके मॉडल पर चला जाए तो फिर तो जनप्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर तो सारा विकास जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कर दिया करेंगे। नहीं, सवाल तो इन लोगों की ओर से यह भी उठाया गया ना कि आपने जो कहा कि हमारी सरकार नहीं है या वहां पे हमारा जो है प्रतिनिधि नहीं है, इस वजह से विकास नहीं हो पाया है। सवाल तो ये भी है कि फिर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार के लिए कैसे जी इसके हमने देश के अंदर देश के एक प्रमुख बहुत बड़ा एक राजमार्ग जो बनने जा रहा है, जो जयपुर तक जा रहा है, वो यहीं से निकला है। हमने सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन बुनियादी जो समस्याएं हैं वो तो जनप्रतिनिधि उठाएगा ना। और वो कहाँ उठाएगा? विधानसभा में उठाएगा। विधानसभा से वो चले गए, विधानसभा से वो चले बिल्कुल निकल गए। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी है और जो आपके दर्शकों के सामने जरूर इन दोनों प्रवक्ताओं को उत्तर देना चाहिए। ये जिस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उस आंदोलन का एक प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है। ये किस मुंह से उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? यानी चुनाव लड़ेंगे अपने हित के लिए और नाम लेंगे किसान का। अब उनमें वहां उस आंदोलन का एक प्रतिनिधि आज चुनाव लड़ रहा है, सुखवंत जी, नाम लेने की सुखवंत जी, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक बयान जारी करके कह दिया है कि वो कैंडिडेट उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन आंदोलन में तो शामिल रहे हैं। वो जो इलेक्शन में उतरे हैं, चुनाव में उतरे हैं, वो कांग्रेस को भी चुनौती देंगे और वो आपको भी चुनौती देंगे विधु राहुल साहब। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल तो किसानों के मुद्दे को लेकर ही सीट छोड़ के गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल तो किसानों के मुद्दे को लेकर ही सीट छोड़ के गई थी। तो उसके बाद ऐसी स्थिति होना तो जवाब तो आपसे लेना बनता है सुखवंत जी। आप विधु रावल जी को एक बार रोकें, वो बीच बीच में बोलते रहते हैं, पेशेंट उनकी जवाब दे जाते हैं। प्रदीप भाई इसका जवाब ये है, देखो संयुक्त किसान मोर्चा अगर किसी एक व्यक्ति को मनोनीत करता और वो ये कहता कि जी ये किसानों की तरफ से इलाहाबाद से चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से हम लोग किसान हित को सर्वोपरि रखते हैं और हमने किसानों के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हर प्रयास किया है, उन्होंने हॉस्पिटल सब कुछ किया है। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति बनती तो निश्चित रूप से हम नहीं होते कैंडिडेट काम। लेकिन क्योंकि जो का आप जिक्र कर रहे हैं, 5 सेकंड एक बात सुन लो विधु रावल जी, सुन लो। प्रोफेसर अभय सिंह चौटाला को भी अभय सिंह चौटाला किस मुंह से लड़ रहे हैं चुनाव? अगर आप कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी एक को नॉमिनेटेड करता, नामांकित करता, तो वो तो अभय सिंह चौटाला को भी नहीं किया, फिर वो किस मुंह से लड़ रहे हैं चुनाव? अब बात तो वही की वही है। दूसरी बात की हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का उम्मीदवार है, पंजाब वालों का थोड़ी उम्मीदवार है। पंजाब वाले नहीं करें या करें उसका क्या मतलब है? मैं जवाब बस इतनी बात कहनी थी। सुखवंत जी आपसे जवाब चाहिए इस बारे में। हाँ विधु रावल जी आप सुने। प्रदीप भाई मेरा कहना ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा और इस आंदोलन किसान अगर इकट्ठा होकर के फैसला करते हैं कि इलाहाबाद के चुनाव लड़ेगा किसान एक, तो इंडियन नेशनल लोकदल पहली पार्टी होती जो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करती, क्योंकि हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है, किसानों की बात सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो व्यक्ति गलत बात किसान नहीं है ये कह रहे हैं आप। बहुत गलत बात है आपकी। सुखवंत जी क्लियर मेरा जवाब पूरा बहुत गलत चुनाव लड़ रहा है उसको किसान नहीं मानते। वो फिर वो किसान तो आपके खिलाफ भी खड़ा है, वो किसान तो विधु राहुल साहब आपके खिलाफ भी खड़ा है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कृषि सुधार कानून जो है
किसान की समृद्धि की प्राचीर लिखने वाले हैं। क्लेम ये तो किसान यही देता लोग है। चिल्ला रहे थे बार बार कि नहीं, अगर किसान इस इलेक्शन में किसान का नाम लेके आप कह रहे हैं कि वो खड़ा है, तो वो किसान तो इनके खिलाफ और आपके खिलाफ, दोनों के खिलाफ खड़ा है। प्रदीप जी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वो एक पक्ष के लोग थे जो कह रहे थे कि कृषि सुधार कानून जो है किसान विरोधी है। बीजेपी वाले बेशरम लोग हैं, इनको कोई किसान तो है नहीं। आनंद बियानी साहब, किसानों का ही मसला चल रहा है, किसानों का ही मुद्दा है। बियानी साहब, एक सवाल आपसे, विदुर राव साहब, एक मिनट विदुर राव साहब, लास्ट में मैं आऊंगा आपके पास। बियानी साहब, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि क्योंकि पवन बेनीवाल साहब ने बीजेपी इसलिए छोड़ी, वो किसानों के हक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहा। आपके पास तो आपकी पार्टी तो शुरुआत से ही किसानों के हक में खड़ी है, साथ में खड़ी है। इस पिछले नवंबर से ही आपके राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली, सब कुछ किया, फिर आपकी पार्टी में किसानों के हक में बोलने वाला नेता था ही नहीं। प्रदीप जी, पहली बात तो आपने INLD के जो प्रवक्ता थे उनकी बात का जवाब दे दिया और बीजेपी के प्रवक्ता उनकी बात का भी जवाब दे दिया। आपने क्लियर कहा है कि हम शुरू से किसानों के साथ खड़े, राहुल गांधी साथ खड़े, जबकि ये दोनों ये तो आपका दावा है ना। किसानों की एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए भी, हम लोग किसानों की आवाज उठा रहे, तो ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम ठोक के किसानों की आवाज उठा रहे। दूसरी बात, हमारे पास कैंडिडेट एक नहीं अनेक थे, परंतु सारा आंकलन भी करना होता है। पिछली बार पवन बेनीवाल बहुत कम वोटों से आ रहा, और एक व्यक्ति, देखो INLD तो केवल इकल्ले विधायक थे, कोई सरकार नहीं थी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वो उनकी इच्छा की बात थी। और जो व्यक्ति सरकार होते हुए पार्टी छोड़ता है और किसानों के लिए पार्टी छोड़ता है, तो कहीं न कहीं आप ये मान के चलो किसानों का ज्यादा। पवन से आखिरी प्रतिक्रिया, तो इस बात को लेकर हमने पवन बेनीवाल को टिकट दिया है। कितना महत्वपूर्ण और कितना कैड़ा होने जा रहा है ये चुनाव, सीधा सा पूछे, क्योंकि मुद्दा सबको पता है, केवल और केवल खेती किसानी और किसान रहने वाले हैं। ग्रामीण हल्का है पूरी तरह से, हर एक पार्टी अपने आप को किसानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। अभी और चीजें सामने आएंगी, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो मुकाबला पूरी तरह तिकोनिया लग रहा है। देखिए, बिल्कुल आज जो है वो सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में आने के बाद तस्वीर साफ हुई है, और तस्वीर साफ होने के बाद ये कह सकते हैं कि आज की जो परिस्थिति, आज की जो स्थिति है, जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, पवन बेनीवाल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और अब एक बार फिर मैदान में आए, तो ऐसे में आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में ये तय है कि ग्रामीण क्षेत्र है, किसान और किसानी से जुड़े हुए जो है इस क्षेत्र के लोग हैं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, जो अपना इतिहास कहें या यूं कहें कि अपना गढ़ दोबारा से वहां पर बरकरार रख पाती है या नहीं रख पाती है, जनता को फैसला करना तय जनता करेगी। लेकिन ये जरूर है कि जो किसानों का मुद्दा है, इसके चलते निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल जो प्रचार में उतरेंगे, तब उनको लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10 महीने से भी ज्यादा समय से एक बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, और किसान और किसानी की बात जो की गई है, दावे जो किए जा रहे हैं, जो वायदे किए जा रहे हैं, उन पे जनता कितना भरोसा जताएगी, ये 2 नवंबर को नतीजे जो है वो साफ जी 2 नवंबर को नतीजे बता देंगे कि कौन किसके साथ है, जनता किसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।